पर यकीन मानिए हिंदू होते हुए भी इतना हिंदू होना अच्छा नहीं लगता। हर रोज़ रेलगाड़ी के झंडे को आप दिखाने चले जाते हैं, एक नया फीता काटने चले जाते हैं, अतिवाद कहीं भी अच्छा नहीं लगता। घर में भी रोज़ पनीर बनेगा तो खाया नहीं जाएगा, रोज़ मूंग दाल हलवा मिले तो वो भी नहीं खाया जाएगा। आप जिस डिपार्टमेंट का है उसको फीता तो काट लेने दीजिए अपना। इतना अपना चेहरा, इतना अपना नाम प्यारा है कि मीडिया में न जाने कब से टीवी देखना बंद किया। अब आप यूट्यूब पे भी आ गए अपना चैनल लेके। देश कब चलाएंगे? आपने बेल बटन दबाया कि नहीं? नहीं जी, नहीं। मैं तो मतलब इन दिनों ये हो गया है कि कोरोना वैक्सीन का मैंने कहा मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। टैक्स तो मैं देती हूँ, टैक्स तो हम जैसे लोग देते हैं, तस्वीर किसी और की आती है उस पे, मुझे नहीं चाहिए था वो वायरस की है। अच्छा तो ये चीज़ें बड़ी तकलीफ देह हैं। कहना तो और भी बहुत कुछ चाह रही थी, पर मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा समृद्ध और पॉलिटिकली अवेयर लोग मेरे साथ हैं, वो कहेंगे। हाँ, इस बार एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि अजमेर से मैंने बताया देश में जगह जगह रहे हैं। अजमेर से मेरी एक सहेली का फ़ोन आया जिन्हें मैं बहुत प्यार से आपा कहती हूँ। तो जब भी कुछ होता है वो फ़ोन करती है, वंदना। मैंने कहा नहीं, हमने दिया, हम हिंदू हैं, तुमने क्यों दिया तुम बताओ तो ये बातें, बहुत सी बातें इस तरह की हैं जो कहना है और नहीं भी कहना। आज अगर यहाँ से बात करते हुए सरकार तक मेरी आवाज़ चली जाती है तो वो मुझे ये बताए कि फीता काटना और झंडी दिखाना अगर आपको पसंद है तो जो अरुणाचल में हमारे परिवारों के साथ हो रहा है, क्या वो विदेश है? आपका दिल नहीं दुखता? मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़कियाँ, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा में रेशो इस तरह है, मेरी जब पैदाइश हुई थी 1000 लड़कों पे 727 लड़कियाँ थीं। तो मुझे हरियाणा से बेटी होना बहुत गौरवान्वित करता है। और वो हरियाणा की पहलवान लड़कियाँ जब यहाँ जंतर मंतर पे पुलिस वालों से धकेली जा रही थीं, तब आपने उनसे बात करना भी उचित नहीं समझा। बहुत अच्छे काम किए आपने, पर जो नहीं किए और आपके हाथ में थी वो पावर जब आप कर सकते थे, उनके बारे में जानना चाहती हूँ। आपने खड़े खड़े नोटबंदी कर दी, आपने मिलावटखोरों को क्यों नहीं पकड़ा? आपने जो ये सेहत खराब हो रही है गुटखा खा खा के, इन लोगों को क्यों नहीं बंद किया? पावर है तो उसको पावर की तरह इस्तेमाल भी करें। कि 2014 से पहले और बाद में क्या फ़र्क आया? एक सैनिक की पत्नी होने के नाते मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इलेक्शन की पहली रैली थी तो उन्होंने जब शुरू की थी और तब ये कहा था कि OROP हम देंगे। उसके बाद 2014 आया। यकीन माने कि हमारे वो सैनिक जो देश के लिए प्राउड फील कराते हैं, देश को भी और देश को भी जिन पे गर्व है, वो कितने दिन भूखे प्यासे जंतर मंतर पे बैठे रहे। मैं भी उनके साथ कई बार बैठी आकर, और बड़ा अफसोस हुआ कि जब हमारे मानसिकता इस तरह की है कि पुलिस के हाथ में जब कुछ भी नहीं रहता तब सेना बुलाई जाती है। और मुझे देखकर ये दर्द हो रहा था कि जब सैनिक बैठे थे तो पुलिस बुलाई गई और किस तरह उन्हें उठा उठा के गाड़ियों में भरा गया। एक रिटायर्ड जनरल साहब की पगड़ी भी, जो सरदार हैं, उनकी पगड़ी भी उछल गई थी किसी के कदमों में। ये सब देखना बहुत तकलीफ दे रहा था। और उसके बाद अब जब ये कह रहे हैं कि OROP दे दिया गया है, आप सब जानते हैं कि OROP की कंडीशंस क्या रखी गई थी। हर साल रिन्यूअल, इन्होंने 5 साल बाद रिन्यूअल की बात की। पेट्रोल के दाम अगर हर रोज़ बढ़ाए जा सकते हैं, सब्जी मंडी के दाम रोज़ बढ़ाए जा सकते हैं, तो वो लोग जो देश को सुरक्षित रखते हैं उनके लिए आप OROP नहीं एक्सेप्ट करेंगे हर साल रिन्यूअल के लिए। उससे आगे मैं बढ़ती हूँ तो मैं पाती हूँ कि हमारे यहाँ अग्निवीर अब हमारी सुरक्षा करेंगे। हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान को झेल रहे हैं, हम वो लोग हैं जो चाइना को झेल रहे हैं। सेना के बिना भारत की सुरक्षा कैसे होगी मैं समझ नहीं पाती हूँ। मैं सेना के मुद्दों पे बहुत एक्सपर्ट इंसान नहीं हूँ,
फिर भी मैं जानती हूँ कि ये वो मुद्दे हैं जो हम सबको हॉन्ट कर रहे हैं। एक बात मैं बता दूं कि एक सैनिक को अपनी ट्रेनिंग के दौरान से लेके एक ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद 4 साल लगते हैं सही मायने में सैनिक बनने में, और 5 साल में आप उन्हें रिटायरमेंट दे देंगे। रिटायरमेंट नहीं, नौकरी से बाहर, उनको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। यानी 5 साल बाद आप जिन्हें बाहर निकालने वाले हैं, एक बड़ी खेप तैयार हो रही है बेरोजगारों की। क्या वो बहुत बचपन में मैंने सुना था एक पंचवर्षीय योजना किसानों के लिए, हरित क्रांति। क्या ये पंचवर्षीय योजना है कि आप अपना उन बच्चों का पीक टाइम अपने पास ले लेंगे और उसके बाद उन्हें सड़क पे छोड़ देंगे? थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो उनके पास होगी। वो लोग, क्योंकि जोश है, जवानी है, उनको नौकरी चाहिए पेट के लिए, तो क्या करेंगे? सड़कों पे गाड़ियां चला रहे होंगे, कहीं सिक्योरिटी कर रहे होंगे। ये सोच के दिल घबराता है। मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, उन्होंने कहा, अरे वंदना, तुम्हारा कहाँ पे आज किस पैनल में जा रही हो? तुम्हें पता है अंतरिक्ष में कितना बड़ा, हमने वो हरियाणवी में बात कर रहे थे कि चौखाले की मोहर लगा दी, यानी चारों दिशाओं में हमने मोहर लगा दी है। हाँ, लगा तो दी है, पर जिस मंच पे खड़े होकर वो रॉकेट दागा गया, वो मंच कैसे बना था? जब 1947 में भारत की जो स्थिति थी, हम माइनस से शुरू हुए थे। जिन्होंने सड़कें बना दी, जिन्होंने बैंक दिए, जिन्होंने हेल्थ सेक्टर खड़ा किया, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया, उसके ऊपर चढ़ के हमने एक रॉकेट भी लॉन्च किया, और वो बड़ी सफलता है, उसे हम सेलिब्रेट करते हैं भारतीय होने के नाते। पर उसके साथ हमें ये भी याद रखना होगा कि वहाँ तक पहुँचने के लिए और उसके बाद से क्या क्या झेला। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश से एक खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि गांधी संस्थान या कुछ इस तरह का कुछ नाम था, जो लाइब्रेरी थी जहाँ पे 1.5 लाख से अधिक किताबें थी। सर्व सेवा संघ। जी, सर्व सेवा संघ। तो मुझे ये नाम याद नहीं आ रहा था, और मैं गूगल कर रही थी कि 2014 के बाद से कौन सी लाइब्रेरी की किताबें जला दी गई या बर्बाद हो गई। यकीन मानिए, आप सब के हाथ में गूगल है, मोबाइल है, आप अभी चेक करके देखिए इससे पहले कितनी बर्बाद हुई थी और 2014 के बाद से ये रेशो कहाँ पहुँच गया है। कहते हैं कि आपके पास पेन ना हो, आपके पास भाषा ना हो, पर आपके पास किताब जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो ही एक देश को बना सकती है, वो ही बिगाड़ सकती है। हमारे कितने इस तरह की महत्वपूर्ण लाइब्रेरीज ख़त्म हो गई। मेरा एक उपन्यास बहुत चर्चित रहा, कितने मोर्चे। मुझे 4.5 साल लगे उसे लिखने में, जबकि मैं वो जीवन जी रही थी। तो वो जो 1.5 लाख से ज़्यादा किताबें एक जगह जला दी गई, आप उसके बारे में अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये देश का कितना बड़ा नुकसान है। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे ऐसी भी थी जो एक ही प्रति थी और वो वहीं की वहीं ख़त्म हो गई है। ये मेरे नज़र में ऐसा 2014 के बाद से है। कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई। मैं क्योंकि सैनिक की पत्नी हूँ, आपको बताया, और पूरा भारत मैंने बाय रोड घूमा है, देखा है, तो 2014 से पहले की बात बता रही हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने की सड़कें पहले भी थीं, पर सड़कों पे काम, जो ये इसको हाईवे बोलते हैं, इन पे काम तब शुरू हुआ। मुझे इस तरह पता लगा कि सड़कों पे से आते जाते वाजपेयी जी हाथ इस तरह करके एक फ़ोटो में दिखाई देते थे। तो सड़कों पे अच्छा काम हो रहा है। पर मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे बेरोजगार युवा के लिए क्या किया जा रहा है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, उन्हें हम क्या दें? मैं 2 युवा होती बेटियों की माँ हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं उन्हें क्या दूं, क्योंकि फौज में भी आपने अग्निवीर लाके खड़े कर दिए हैं। खैर, अब मैं क्योंकि एक लेखक भी हूँ तो लेखन की बात करती हूँ कि एक अच्छा दौर 2014 के बाद से लेखन में देखा कि 4 पीढ़ियाँ एक साथ लिख रही थी। उसमें सूर्यबाला जी भी हैं, चित्रा जी भी हैं, उसके बाद प्रेम जन्मेजय को हम देखते हैं, विदेशों के भी बहुत अच्छे लेखक हैं, तेजेंद्र शर्मा हैं, और उसके बाद अगर आएँ तो गीता श्री हैं, विवेक मिश्र हैं। उसी कड़ी में मैं अपने आप को रखती हूँ। लेखन देर में शुरू किया, पर उम्र वही है मेरी, और बाद में हमारे बाद के युवा तो कमाल ही कर रहे हैं।
तो लेखन में ये जो कमाल है, इसमें मुझे नहीं लगता कि उधर से सरकारी तंत्र से कोई योगदान आ रहा है, क्योंकि किताबें महंगी हो रही हैं, पन्ना महंगा हो रहा है, पेज महंगा हो रहा है, प्रिंट महंगा हो रहा है। मैं नहीं समझ पाती हूँ कि हम सब कहाँ जा रहे हैं। एक निराशा है, और जो 2014 के बाद हुआ वो होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मोनोटोनी हमेशा तोड़ी जानी चाहिए। एक दिन हमने वो भी देखा था कि एक हमारे युवा ने एक पेपर फाड़ते हुए कहा था कि हमें प्रधानमंत्री का ये प्रपोजल मंजूर नहीं है। उससे दिल बड़ा दुखा था।